Jai Hind friends, welcome to the short and sweet session of Contemporary Thrust, which is powered by Growth Mode UPSC. I am Dhruv Jani. The foundation of today's lecture is actually recently signed world's biggest trade agreement between 15 countries. और यह जो दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी एग्रीमेंट है, व्यापारी समझौती कह लीजिए, यह दरअसल भारत को किस रूप में अफेक्ट करता है, किस रूप में सकारात्मक है, किस दृष्टि से नकारात्मक है, उसकी बात करेंगे। दूसरी बात, जो हमने पिछले कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट में जो आसियान के बारे में देखा था, दरअसल यह पूरा का पूरी जो समझौती है यह आसियान के साथ ही संबंधित है। इनफैक्ट आसियान के जो देश है वे सब इसमें भागीदार है। तो मुझे लगता है कि अगर आपने जो पहला जो नहीं देखा है आसियान वाला जो हमारा कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट का जो एपिसोड है, तो आप त्वरित ही जाकर देख लीजिए। उसके बाद यह एपिसोड आपको देखना है तो आपको जो आपकी जो समझ है वह बेहतर हो सकती है। आज के इस पूरे लेख में या इस पूरे लेक्चर में हम लोग RCEP की बात करेंगे, यानी कि रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप क्या है वो उसकी भी बात करेंगे। उसके जो है क्या क्या तथ्य है, यानी कि उसकी फैक्ट फाइल देखेंगे। और भारत के परिप्रेक्ष्य में इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स जो है, यानी कि गुण और अवगुण, उसकी बात करेंगे। क्या ये भारत के लिए हानिकारक है या क्या ये भारत के लिए सकारात्मक साबित हो सकता है। तो शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपको दिख रहा है टाइटल, क्या विश्व की सबसे बड़ी व्यापारी समझौती भारत के लिए हानिकारक है, तो ऐसा प्रश्न हमारे सामने आता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यह जो साइन हुई है, यह एग्रीमेंट जो साइन हुआ है, उसमें भारत भागीदार नहीं है, क्योंकि भारत ने अपने पक्ष से कई सारे ऐसे मुद्दे रजू किए, ऐसे मुद्दों की रजूआत की जो भारत के हितों के लिए खतरा हो सकता है। तो जिसकी चर्चा जो है हम लोग आगे के इस सेशन में करेंगे, जो थोड़ी महत्वपूर्ण है हमारे लिए। और उसके बाद RCEP इंडिया के परिप्रेक्ष्य में हम लोग उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स देखेंगे कि क्या वो अच्छा है, क्या वो बुरा है। देखते हैं, यहाँ हमारे सामने आप कवर में देख सकते हो एक सूची है। देयर इज अ लिस्ट ऑफ मल्टीपल कंट्रीज, देयर आर 16 कंट्रीज। बट रिसेंटली जो सिग्नेचर हुआ है, जो हस्ताक्षर हुए हैं जिस समझौती पर, उसमें सिर्फ 15 ने ही हस्ताक्षर किए। एक जिसने नहीं किए वो है भारत। ये हमें याद रखना है। और इसका कारण जो है वे हमें जानने हैं कि क्यों ऐसा क्या हुआ, या ऐसी कौन सी वजह है कि भारत जो है वह पीछे हट गया इस पूरी संधि से, जो कि इस संधि की शुरुआती बातचीत से जो है इसमें शामिल था, मगर अभी जो हस्ताक्षर किए हैं उसमें से हम लोग हट गए हैं। तो हमारी कुछ मांगे हैं जो वहाँ उन लोगों के द्वारा स्वीकारी नहीं गई है, और इसीलिए हमने इसमें से जो है पीछे हटने का फैसला किया है, यानी कि भारत के नेतृत्व ने ऐसा फैसला किया है। देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज RCEP से शुरुआत करते हैं कि दरअसल यह जो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है वो है क्या। इट इज अ ट्रेड डील दैट इज करंटली अंडर नेगोशिएशन अमंग 15 कंट्रीज। यह एक प्रकार की व्यापारी संधि है, व्यापारी संधि जो आज के समय विचार विमर्श के स्तर पर है 15 देशों के बीच में। These countries include 10 member countries of ASEAN and 6 countries with which the ASEAN bloc has a free trade agreement। ये बात थोड़ी महत्वपूर्ण है, हमें समझनी है। टोटल 15 कंट्री है, जिसमें से 10 तो ASEAN मेंबर्स ही है। जो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि सर्वप्रथम जब आसियान का फॉर्मेशन हुआ तब सिर्फ 5 ही मेंबर थे, मगर आफ्टर दैट दे डबल्ड देयर मेंबरशिप, तो 10 हो गए। आज के समय 10 है, तो वो 10 है। और अन्य 6 ऐसा कंट्री है, अन्य 5 ही रखी है, इंडिया को तो हमें गिनना ही नहीं है। अन्य 5 ऐसी कंट्री है जिसके साथ आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हो, यानी कि मुक्त व्यापार संधि। ये भी एक थोड़ी बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसका जिक्र हम लोग आगे के इस समय में करेंगे। द एशियन कंट्रीज ऑफ FTAs विथ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया, जापान एंड न्यूजीलैंड। इतने कंट्रीज के साथ आसियान के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से मुक्त व्यापार संधि है, जिसके तहत भारत को छोड़ के अन्य 5 जो है वे राजी हो गए हैं इस RCEP के प्रोविजंस पे, और इसमें हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हो गए हैं। इंडिया रिसेंटली डिसाइडेड नॉट टू ज्वाइन RCEP। आज तक जैसा हमने जिक्र किया कि देखिए, फ्रॉम द फर्स्ट राउंड ऑफ नेगोशिएशन इस RCEP के, भारत जो है इसमें इन्वॉल्व है और इन्वॉल्व होना चाहता है निसंदेह। मगर हमारी भी कुछ मांगे हैं, हमारे घरेलू हितों के नुकसान हो रहे हैं, तो इसी संबंधित कुछ मांगे हैं जो हमने रखी है इस पटल पर।
और आज दिन तक इस मांगों पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, यानी कि अस्वीकार की गई है। और इसी से भारत जो है वह गिनाया है और आज के समय हम लोग RCEP के साथ नहीं जा रहे हैं। तो टुडे देयर आर ओनली 15 कंट्रीज इन विच 10 आर ऑफ आसियान एंड अदर 5 आर ऑफ नॉन आसियान, या आप कह लीजिए उसके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट धराने वाले देश, जिसमें हमने देखा जिसमें चाइना है, साउथ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है। क्लियर। तो ये सब देश अब साथ में मिलके जो है व्यापार जो है वे आगे बढ़ाना चाहते हैं, बड़े होना चाहते हैं। अगस्त 2011 ईस्ट एशिया समिट इकोनॉमिक मिनिस्टर वेलकम ए चाइनीज एंड जापानीज जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ स्पीडिंग अप। जॉइंट इनिशिएटिव था, संयुक्त जो है आप कह लीजिए एक मुहिम थी चाइना और जापान की, ऑन स्पीडिंग अप द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ EAFTA एंड CEPEA। देखिए दोनों ही थोड़े महत्वपूर्ण है और दोनों ही प्रोटोफॉर्म है, इसमें से ही RCEP का जन्म हुआ है। दरअसल ये RCEP का जन्मदाता है। EAFTA स्टैंड्स फॉर ईस्टर्न एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और CEPEA स्टैंड्स फॉर कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर ईस्ट एशिया। ये हमें याद रखना है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप फॉर ईस्ट एशिया। और इसी तरह ही यहाँ ईस्ट एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो ये प्रोटोफॉर्म है जिसमें से RCEP का जन्म हुआ है। ड्यूरिंग द 19th एशियन समिट हेल्ड on 19 November 2011 in Bali, Indonesia, the Regional Cooperation Economic Partnership was introduced। ये भी हमें याद रखना है, वर्ष याद रखना है और जगह याद रखनी है। बाली स्थित एक शिखर समिट थी आसियान की और उसी के तहत इसका इंट्रोडक्शन जो है वह किया गया था। द फर्स्ट राउंड ऑफ RCEP नेगोशिएशन वाज हेल्ड ऑन 9 मई 2013 ब्रुनेई से शुरुआत हुई है इसके जो है इसके ऊपर चर्चा करने की। प्रथम चरण जो है इसके ऊपर चर्चा करने वाला वो ब्रुनेई में हुआ था और 2013 में हुआ था। ये भी थोड़ा महत्वपूर्ण है। तो हम लोग तब से इन्वॉल्व जो है होने की इच्छा दर्शा रहे हैं और सभी देश जो है वे अपने अपनी तरह जो उन लोगों को नुकसानी होती है, जो उन लोगों को भय लगता है, जो उन लोगों को नुकसान होने वाला है उसका भय लगता है, उसको फोरकास्ट करके वे लोग अपना जो प्रश्न है वे इस पटल पर रखते हैं, जैसे भारत ने भी रखे हैं। मगर दुर्भाग्यवश भारत के प्रश्नों पर कोई विचार विमर्श नहीं हुआ, हालांकि वे अस्वीकार कर दिए गए हैं और इसी की वजह से हम लोग अब इस जो है ट्रीटी का भाग नहीं बनने वाले। एक बात है, अगर भविष्य में हमारी मांगों पर कोई विचार विमर्श हो सके, हमारी मांगे अगर स्वीकार हो सके, तो भारत भी निसंदेहपूर्ण जो है पुनः विचार कर सकता है इस संधि में जुड़ने के लिए। देखिए हमारे पास कुछ फैक्ट फाइल्स है और यह जो फैक्ट फाइल्स है वह दरअसल RCEP के बारे में है। देखिए यहाँ हमें एक ग्लोब दिख रहा है जिसके तहत हमें जो कंट्रीज है, जो सिग्नेटरीज है, उन लोगों के देश दिख रहे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है और आसियान के सब है, उसके साथ चाइना है, चाइना के साथ आप देख लीजिए जापान है, साउथ कोरिया है। क्लियर। तो दिस आर द मेंबर कंट्रीज हु आर सिग्नेचरीज ऑफ RCEP। देखिए दरअसल ये RCEP होता क्या है, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा, इट इज अ ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि एक व्यापार समझौती है जिसका मुख्य उद्देश्य सभी राष्ट्रों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना है। और यह व्यापार को बढ़ावा कैसे मिल सकता है, जब सभी राष्ट्र एक दूसरे की चीजों, माल सामान पर, यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज पर अगर टैरिफ्स जो है वे कम कर ले तो व्यापार में वृद्धि जो है वो हो सकती है। तो सिंपल मैकेनिज्म है, कोई इसमें कोई जो है कठोर बात नहीं है। सभी देशों के बीच में वस्तुओं की जो आपले होती है, गुड्स एंड सर्विसेज का जो एक्सचेंज होता है, उसके ऊपर टैरिफ एकदम 0 कर दिया जाए या 90% तक कम कर दिया जाए। दिस इज द सिंपल प्रोविजन। उद्देश्य प्रमोट ट्रेड बिटवीन
member nations. दूसरी बात, देखिए यह जो पूरा का पूरा ढांचा है वो ही हमारे लिए अपने आप में खतरनाक बात है भारत के संदर्भ में, जिसका जिक्र हम लोग आगे करेंगे कि कैसे ट्रेड और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए कैसे टैरिफ कम किया जाता है और कैसे टैरिफ कम करने पर भारत को सबसे ज्यादा नुकसानी हो सकती है। ये बात हम लोग आगे देखेंगे। क्लियर? हमें यहाँ याद रखना है कि यह एक प्रकार की व्यापार समझौती है जिसका उद्देश्य है सभ्य राष्ट्रों के बीच में व्यापार को वृद्धि देना, व्यापार को बढ़ावा देना। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को बाधा रहित भी बनाना है, यानी कि हर्डल फ्री, विदाउट एनी टाइप ऑफ हिंडरेंस बिटवीन मेंबर नेशन। अगर चाइना है, अगर चाइना अपने गुड्स ऑस्ट्रेलिया में भेजना चाहता है, चाइना अपने गुड्स न्यूजीलैंड में भेजना चाहता है, चाइना अपने गुड्स कोई भी एशियन कंट्री में भेजना चाहता है, तो वो निसंदेह भेज सकता है, क्योंकि देयर विल बी नो एनी टाइप ऑफ टैरिफ या इट विल बी वेरी नेग्लिजिबल। और यही एक कारण है कि इस संधि से एक बहुत ही बड़ा खतरा है कि पूरे दुनिया की बाजार, दुनिया इन द सेंस कि चाइना के अलावा अन्य इन सभी राष्ट्रों की जो बाजारें हैं वो चाइना के माल सामान से जो है फ्लडेड होगी, इट विल बी ओवरफ्लोइंग। तो ये भी एक बड़ा खतरा है जो हमें ध्यान होना चाहिए। देखिए यहाँ एक और भी बात आई थी एफटीए की, यह भी कुछ ऐसा ही है, यह भी एक प्रकार की समझौती ही है और व्यापार समझौती ही है। इट इज एग्रीमेंट एंड ए टाइप ऑफ ए ट्रेड एग्रीमेंट। उसके तहत भी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को और आप कह लीजिए इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स को एकदम बूस्ट करने का प्रयास होता है, एकदम बढ़ावा देने का प्रयास होता है। भारत भी कई देशों के साथ एफटीए है, भारत के भी, जिसमें से एक बांग्लादेश है, जहां से हमें जो बांग्लादेश से जो कापड़ आता है, जो क्लॉथ आता है, वो एकदम ड्यूटी फ्री होता है। तो इसकी वजह से आज जो भारत का जो कापड़ उद्योग है वह मृतप्रायी है। भारत के कापड़ उद्योग के जो श्रमिक है वे बेरोजगार है, लाखों बेरोजगार है कापड़ उद्योग में। तो दिस इज द इफेक्ट। आगे देखेंगे जब हम डिमेरिट्स की बात करेंगे, मगर यहाँ एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो आपके लिए थोड़ा अनुकूल रहेगा। अब देखते हैं फैक्टफल की, आगे बात करते हैं। देखिए टाइप तो हमें मालूम ही है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, मुक्त व्यापार संधि है, कोई भी देश हो किसी भी देश में जाके बेच सकता है, सभी राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ड्राफ्टेड 19 नवंबर 2011 बाली इंडोनेशिया, साइंड 15 नवंबर 2020, लोकेशन हनोई वियतनाम। इस साल का वर्चुअल होस्ट, क्योंकि कोरोना महामारी की वजह से फिजिकल जो समिट है वह संपन्न नहीं हो पाई है, पॉसिबल नहीं हो पाई है, तो इट वाज अ वर्चुअल समिट एंड होस्ट वाज वियतनाम। कंडीशन रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 6 एशियन और एंड 3 नॉन एशियन कंट्रीज। रेटिफाई जो है यह हो चुका है, क्योंकि अधिकांश जो देश है वे इसके समर्थन में है, तो इसमें रेटिफिकेशन की तो कोई बात ही नहीं है। रेटिफिकेशन मतलब पुष्टिकरण करना, पुष्टिकरण यानी कि कंफर्म करना कि यस वी आर अ मेंबर एंड ये भी जायज है और हम उसके सभ्य है। दिस इज कॉल्ड रेटिफिकेशन। तो ये तो हो जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब जो देश है 15 के 15 तो सब समर्थन में है। यहाँ हमें लिस्ट एक दिया गया है जिसमें से जहां में रेड टिक लगा वह एशियन का भाग नहीं है, ये हमें याद रखना है। ठीक है, यह 5 कंट्रीज है जो कि आसियान का भाग नहीं है। बाकी सब कंट्रीज है जो आसियान का भाग है, जिसका जिक्र हमने हमारे अगले उपाख्यान में यानी कि कंटेम्प्रेरी थ्रस्ट के एक एपिसोड में किया था, जो आपके लिए देखना अनिवार्य है अगर आपने नो देखा हो तो। देखिए इसकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में चाइनीज है, इंग्लिश है, इंडोनेशियन है, जापानीज है, कोरियन है, थाई है और वियतनामीज है। दूसरी बात, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप्स होती है, अब इसमें
एकदम रिसेंट हम लोग एग्जांपल ही लेते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एक जो है रिसेंट एग्जांपल है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। देखिए इसके कई उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य, इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है इंटीग्रेटेड मार्केट तैयार करना। इंटीग्रेटेड मार्केट यानी कि एक सामूहिक बाजार जो है तैयार करना सभी राष्ट्रों के बीच में। 15 राष्ट्र है तो 15 राष्ट्रों का बाजार को एक बाजार के रूप में ही देखना, जैसे यूरोपियन यूनियन देखता आया है। तो ये इसका मूलभूत उद्देश्य है। इसके अलावा कई सारे क्षेत्र हैं जिसमें सभी देशों के बीच में जो है सहयोग रहेगा, जिसमें सर्वप्रथम व्यापार, उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके बाद उत्पादन, उसके बाद सेवाएं यानी कि सर्विसेज, उसके बाद निवेश यानी कि इन्वेस्टमेंट। ये भी एक बहुत ही अच्छी बात है। अगर बाहर के देशों से आपके देश में जो है विदेशी निवेश आते हैं तो ये बहुत ही बड़ी अच्छी बात है। उसके बाद ई कॉमर्स, विवादों का निपटान, यानी कि जो कंप्लेंट्स रिड्रेसल है मैकेनिज्म है वो भी डेवलप करने की यहां बात हो चुकी है। उसके अलावा इंटेलेक्चुअल राइट्स यानी कि बौद्धिक संपत्ति इत्यादि एक्सेट्रा। तो कुल मिलाकर इतने सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर सभी देशों के बीच में, सभी राष्ट्रों के बीच में सहयोग होने वाला है अगले भविष्य के काल में इस समझौते के तहत। अब हम आगे देखते हैं। देखिए अगर हम मेरिट डिमेरिट की बात करें तो यहाँ हमें 2 फ्लैग दिख रहे हैं, जिसमें चाइना का फ्लैग मौजूद है और हमारा भारतीय तिरंगा भी मौजूद है। यहाँ हम लोग ट्रेड की बात करने वाले हैं कि क्यों भारत जो है वह इस समझौते से भाग रहा है, क्यों पीछे हट रहा है, क्यों हमारी मांगे स्वीकार नहीं हो रही है, कैसी मांगे हैं जो स्वीकार नहीं हो रही है, इत्यादि चीज वस्तुओं की बात हम लोग यहाँ करेंगे। यहाँ हम लोग सबसे पहले डीमेरिट्स की बात करेंगे कि भारत के संदर्भ में इसके डीमेरिट्स क्या है, और मेरिट्स की बात करेंगे इस तरफ। ये बात बाद में करेंगे, पहले हम लोग हमारा जो डीमेरिट्स का पोर्शन है वो अच्छी तरह से देख ले, फिर आपको मेरिट्स जो है वे आपको आसानी से समझ आ जाएंगे। देखिए हमने देखा कि भारत जो है वह उसने तय कर लिया है कि यह इस संधि का भाग नहीं बनेगा, इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेगा। तो इसका प्रथम मुख्य कारण जो है वो कुछ ऐसा है कि एक ऐसी प्रोविजन है इस समझौते में, 1 प्रोविजन यानी कि प्रावधान है। क्या है वो प्रावधान? कि सभी देशों के बीच में व्यापार में जो चीज वस्तु आयात और निकास होती है उसके 90% माल सामान पर टैरिफ या तो कम कर दिया जाए, बहुत ही कम, या तो 0 कर दिया जाए। ये 0 है, ये हमें याद रखना है। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑफेंसिव प्रोविजन इन कॉन्टेक्स्ट टू इंडिया। अब भारत को क्या आपत्ति है ये हमें देखना है। देखिए आसियान जो नेशन है, या आप कह लीजिए आसियान प्लस अदर 5 नेशंस है, कंट्रीज कह लीजिए आप, तो टोटल हुए 15। ठीक है। अब भारत की स्थिति यह है विदेश व्यापार में, इस 15 राज्यों में से 11 राज्य ऐसे है, 11 राष्ट्र ऐसे हैं, आई एम सॉरी, कि जिसके साथ भारत जो है वह ट्रेड डेफिसिट है। भारत की ट्रेड डेफिसिट, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। ट्रेड डेफिसिट कब होगी ये आपको मालूम होना चाहिए कि जब किसी भी देश का जो निर्यात है वह एकदम कम हो और जो आयात है वो बहुत ही ज्यादा हो, तो ऐसी जो परिस्थिति है वो परिस्थिति को ट्रेड डेफिसिट कहा जाता है। यानी कि इंपोर्ट
ग्रेटर देन एक्सपोर्ट। हम लोग बाहर की जो चीजें हैं वे ज्यादा खरीदते हैं और हमारी जो चीजें हैं वो कम बाहर जाती है, यानी कि एक्सपोर्ट कम होता है और इंपोर्ट जो है सामने के पक्ष में बहुत ही ज्यादा होता है। तो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ट्रेड डेफिसिट। और भारत जो है वो आज के समय 15 में से 11 के साथ ट्रेड डेफिसिट की परिस्थिति में है ऑलरेडी, और इसमें से सबसे बड़ा जो है वो है चाइना। टोटल डेफिसिट की हाफ डेफिसिट अलोन चाइना में है। अगर हमारी टोटल डेफिसिट 100 बिलियन डॉलर्स की है तो चाइना अकेले के साथ हमारी डेफिसिट 50, 55, 60 बिलियन डॉलर्स की रहेगी। तो एक मुद्दा ये है, और अगर भारत इस प्रावधान पर सहमत हो जाए तो परिस्थिति क्या हो सकती है, बाहर की आने वाली चीज है उसके ऊपर से जो टैरिफ है वो हट जाएगा। तो बाहर की जो चीजें है वो इंडियन मार्केट में इंडियन कंपनीज के साथ कॉम्पीट करेगी और दे विल बीट इंडियन कंपनीज, दे विल डिफीट इंडियन कंपनीज। तो यही एक डर है कि भारत के उद्योगों का नुकसान हो रहा है, भारत के घरेलू हितों का नुकसान हो रहा है, भारत में बेरोजगारी जो है वह बढ़ सकती है ऐसा होने पर। तो इन मुद्दों के लिए भारत जो है वह मान नहीं रहा है और यह पूरी समझौती है उसको अस्वीकार कर रहा है, उसको स्वीकारने से मना कर रहा है। तो दिस वाज द फर्स्ट डीमेरिट। देखिए मेरे पास एक रिसर्च है जिसके तहत अगर हम थोड़े आंकड़े की बात करें तो इंडिया सामने आरसीईपी दोनों के ट्रेड की बात करें तो टोटल जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट की बात करें, $105 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है 15 कंट्रियों के साथ। आरसीईपी बोले तो 15 देश। वहीं इस 105 बिलियन में से अकेला चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट 54 बिलियन का है। तो दिस इज द सिचुएशन। और अगर हमने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए तो परिस्थिति जो है वो और भी जो है खराब हो सकती है और भी नाजुक हो सकती है। ये आंकड़े थोड़े हमें याद रहने चाहिए। डायरेक्ट तो इसका उपयोग हम कहीं नहीं कर सकते, मगर हमारी समझ को बेहतर बनाने के लिए हम लोग इस आंकड़ों को जो है याद रख सकते हैं। देखते हैं आगे। दूसरा, अगर डिमेरिट की बात करें तो एक डिमेरिट ऐसा भी है कि आरसीईपी के साथ अगर भारत जाएगा उसके सहयोग में तो भारत के कृषि क्षेत्र और भारत के डेयरी उद्योग को सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है। कृषि व डेयरी उद्योग they will be most affected sectors if India becomes a signatory to RCEP। क्योंकि क्या होगा कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो हमारा जो बाजार है वह चाइना की वस्तुओं से भर जाएगा। देखिए आज के समय हम लोग आरसीईपी में नहीं है और उसके साथ साथ चाइना के साथ भी हमारा कोई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है। नहीं होने के बावजूद भी भारत की जो बाजार है वह चाइनीज उत्पाद से एकदम भरी पड़ी है, एकदम ओवरफ्लो हो रही है आज के दिन भी। अगर ये लग गया, अगर ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया हमारे और चाइना के बीच में, तो क्या नहीं हो सकता और कितना जो है नुकसान हमारे क्षेत्रों को झेलना पड़ेगा, हमारे आर्थिक क्षेत्रों को भारत के। तो कुछ ऐसी बातों की वजह से ही हम लोग निरंतर जो है इसका जो है अस्वीकार करते आए हैं और हमने बोला कि आप थोड़े से फेरफार कर दीजिए। हमने थोड़ा कस्टमाइजेशन की भी बात की कि हम लोग अन्य कंट्रियों के साथ एफटीए का पालन करेंगे, हम लोग चाइना के साथ पालन नहीं करेंगे, मगर इन सब मांगों का स्वीकार नहीं हो पाया है, अस्वीकार हुआ है। बहरहाल हमें यही याद रखना है कि अगर यह समझौती लागू हो गई भारत में, अगर भारत इसका हिस्सा बन गया तो चाइनीज बाजार जो है वह भारत के ऊपर हावी हो जाएगी, चाइनीज कंपनियां जो है वह भारत के बाजार के ऊपर हावी हो जाएगी और यहाँ की जो कंपनियां हैं वह एकदम लॉस मेकिंग हो जाएगी, एकदम जो है दुर्बल हो जाएगी। तो यह भी एक दूसरा महत्वपूर्ण कारण है अगर डिमेरिट की बात करें तो।
देखिए, इसका तीसरा जो डीमेरिट है उसके तहत ऐसे ही भारत की जो स्थिति है, आर्थिक स्थिति, वो बहुत ही नाजुक है। भारत अधिकांश देशों के साथ, राष्ट्रों के साथ ट्रेड डेफिसिट की परिस्थिति में, यानी कि व्यापार खाद्य में चल रहा है, जो कि एक नाजुक परिस्थिति है, खराब परिस्थिति है। अगर कुछ आंकड़ों की बात करें और चाइना के संदर्भ में देखें तो जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सर्वप्रथम बार शपथ ग्रहण किए, यानी कि इन द ईयर ऑफ 2014, तब हमारी और चाइना की जो ट्रेड डेफिसिट थी वो कुछ 2300 बिलियन थी इंडियन नेशनल रुपी में। मगर आज के दिन, यानी कि आज के दिन के आंकड़े तो हमारे पास मौजूद नहीं है, मगर रिसेंट पास्ट के आंकड़ों की बात करें, यानी कि वर्ष 2019 के आंकड़ों की, तो यही जो डेफिसिट है, ट्रेड डेफिसिट, और यहां हमें याद रखना है यह चाइना के साथ कंपैरिजन है, अकेले के साथ आंकड़ों में, तो यह डेफिसिट कई गुना बढ़ के आज के समय हो गई है 3700 to 3800 बिलियन। देखिए कितना इजाफा हुआ है एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार के समय में। जो हम लोग आत्मनिर्भर की बात करते हैं, जो हम लोग मेक इन इंडिया की बात करते हैं, तो इस आंकड़ों से हमें उस योजना की जो ट्रस्टवर्दीनेस है, जो विश्वसनीयता है, उस पर सवाल होते हैं। हमें लगता है कि हम लोग उस योजना में पूर्ण रूप से विफल रहे हैं। तो ये कुछ आंकड़े थे जिसके तहत हमने डीमेरिट्स की बात की कि कैसे यह पूरी जो संधि है या पूरी समझौती है वह भारत के हित में नहीं है, भारत के हितों की रक्षा नहीं होगी, और इसीलिए भारत जो है वह हटने की बात कर रहा है, उसमें शामिल नहीं हो रहा है। देखिए, अब दूसरे पक्ष में हम लोग मेरिट्स की अगर हम बात करें, आरसीईपी के संदर्भ में, तो कई सारे मेरिट्स हम लोग बोल सकते हैं कि ये इन बिंदुओं पर यह थोड़ा भारत के लिए थोड़ा जो है फायदेमंद साबित हो सकता है। उसमें सबसे प्रथम, भारत के उत्पादनों को ग्लोबल सप्लाई चेन में घुसने का मौका मिलेगा, तक पहुंचेंगे। कौन पहुंचेगा? भारतीय कंपनीज पहुंचेगी या भारतीय प्रोडक्ट्स पहुंचेगी। भारतीय कंपनियों की जो उत्पाद है वे ग्लोबल सप्लाई चेन में जा सकती है फ्रॉम द रूट ऑफ आरसीईपी। ये सबसे बड़ी और सबसे अच्छी जो मेरिट है। उसके बाद दूसरी मेरिट ऐसा भी कहा जाता है कि एग्रीकल्चर और डेयरी दोनों को लाभ मिल सकता है। हमने डीमेरिट्स में देखा था कि दोनों कैसे परेशान हो सकती है कि चीनी माल जो है वह आ जाएगा भारत में कम दामों में, तो हमारे इस क्षेत्र को नुकसान होगा। मगर मेरिट भी है कि इन दोनों का जो है फायदा भी हो सकता है, क्योंकि अब इस क्षेत्र की जो उत्पादन है, इस क्षेत्र की जो वस्तुएं है, वे वस्तुएं विदेश जाएगी, अन्य देशों के बाजारों तक यह वस्तु पहुंचेगी। तो ये भी एक अच्छी बात है, ये भी एक मेरिट समान है। और तीसरा और आखिरी मेरिट, इस महामारी पश्चात के समय में, इस महामारी पश्चात के आर्थिक जगत में मंदी से बाहर निकलने में मदद। ठीक है, तो ये सारे उसके मेरिट्स है जो कि हम लोग उसके जो है अच्छे साइड में हम लोग उसको लिस्ट बना सकते हैं। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो आरसीईपी भारत के संदर्भ में, भारत के परिप्रेक्ष्य में एक थोड़ी बुरी बात है, और जो है भारत को इसे स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि 100% इससे भारत का नुकसान होगा। दूसरी बात, भारत का तो होगा वो हम लोग फोरकास्ट कर रहे हैं, मगर जो मेंबर कंट्रीज है, जिन लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर हस्ताक्षर कर दिए हैं, राजी हो गए हैं, तो उन लोगों की बाजारें भी, उन राष्ट्रों की बाजारें भी चाइनीज वस्तु से एकदम ओवर फ्लडेड हो जाएगी विद इन फ्यू मंथ्स और ए ईयर।
ये बात हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि कोरोना की वजह से जो प्रोडक्शन है चाइना में उसका स्टोरेज हो चुका है और बड़ी मात्रा में स्टोरेज हुआ है, तो अब वो चाइना को बेचना है पूरे विश्व में। तो इसी की वजह से पूरे विश्व में चाइनीज प्रोडक्ट्स जो है वो फैल जाएगी और यह संधि प्रोबेबली दुनिया की सबसे बड़ी कही जाती है। तो इससे चाइना को सबसे बड़ा फायदा हो सकता है। और हमें याद है कि यूएस चाइना जो ट्रेड वॉर हो रही थी, तो उस ट्रेड वॉर से बचने के लिए, उस ट्रेड वॉर से जो नुकसान हुआ है उसको वसूल करने के लिए चाइना जो है वह कार्यरत हो चुका था। तो चाइना वाज एक्चुअली प्लानिंग टू विजुअलाइज RCEP, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर अमेरिका के साथ हमारी तकरार हो गई, हमारा संघर्ष हो गया, तो हमारी जो उत्पाद है वे कहीं तो हमें बेचनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए चाइना ने प्लॉट तैयार किया और एकदम पुश किया चाइना ने RCEP को साइन करने के लिए, और साइन करवा भी लिया। देखते हैं आगे। देखिए यहाँ हमारे पास फोटोग्राफ है जिसकी चर्चा हमने की कि कैसे एग्रीकल्चर को, एक पक्ष ऐसा है कि बोल रहा है कि एग्रीकल्चर को लाभ होगा, और एक पक्ष ऐसा है कि बोल रहा है कि एग्रीकल्चर और डेयरी उद्योग दोनों को बुरी तरह से नुकसान होने वाला है। दोनों पक्ष हमने देखे, दोनों की दलील जो है वो हमने देखी। अब हमारे पास कुछ इन्फोग्राफ है जिसके तहत हमें कुछ आंकड़े देखने हैं। देखिए यह ट्रेड की बात है। इंडिया ट्रेड विथ RCEP कंट्री 2018-19 का जो है वित्त वर्ष है उसकी बात है, और डॉलर बिलियन में यहाँ आंकड़े दिए गए हैं। देखिए ट्रेड डेफिसिट जो हमने बात की थी 54 बिलियन की, आसियान के साथ 21.8 बिलियन की, यानी कि 10 देशों के साथ कुल मिला के सामूहिक है ये। साउथ कोरिया के साथ हमारी डेफिसिट चल रही है, ऑस्ट्रेलिया के साथ डेफिसिट चल रही है, जापान के साथ चल रही है, और न्यूजीलैंड के साथ भी चल रही है। अधिकांश राष्ट्रों के साथ हम लोग व्यापार खाद्य में है, जो कि एक अच्छी परिस्थिति नहीं है भारत के दृष्टिकोण से, भारत के लिए। और इसीलिए हम लोग इस संधि में नहीं जुड़ना चाहते, क्योंकि इससे यह जो दृश्य है वो और भी भयानक हो सकता है। यह व्यापार खाद्य में और भी इजाफा हो सकता है अनेक गुना। देखिए टोटल हमारी डेफिसिट जिसका जिक्र हमने आगे किया था। उसके बाद देखिए मेंबर कंट्रीज है आसियान, और 6 में अब हमें भारत को काट देना है। भारत को हमें इंक्लूड नहीं करना है, तो यहां भी +5 ही रहेगा। हाँ, भविष्य की बात अलग है। जैसे मैंने आपको बोला कि अगर इसकी टर्म्स एंड कंडीशन, इसकी प्रोविजन हमारे अनुकूल हो जाए, भारत के हितों को नुकसानकारक ना रहे, तो हम लोग निसंदेह इसके ऊपर विचार विमर्श कर सकते हैं, इसमें जुड़ सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो देखिए यह भारत के संदर्भ में है कि भारत को आज के समय कितने देशों के साथ भारत जो है वह एग्रीमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, व्यापारी समझौते के साथ जुड़ा हुआ है। उसमें सर्वप्रथम अफगानिस्तान है, आसियान के देश है, भूटान है, चिली है, चिली यानी कि साउथ अमेरिका की बात है, यूरोपियन यूनियन है, EFTA है यानी कि यूरोपियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जापान है, मलेशिया है, और मेरकोसूर है जिसमें अर्जेंटीना है, ब्राजील है, पराग्वे, उरुग्वे और वेनेजुला यानी कि लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है, साउथ अमेरिकन है। तो इन राज्यों के साथ, इन राष्ट्रों के साथ भारत आज के समय फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। इसमें बांग्लादेश और भी है जिसका जिक्र यहाँ नहीं हुआ है, मगर हम लोग के बीच में मुक्त व्यापार समझौती है जिसके तहत बांग्लादेश की कई सारी चीज़ें भारत में आती है विदाउट एनी काइंड ऑफ ए ड्यूटी, और भारत की चीज वस्तुएं भी बांग्लादेश में जाती है विदाउट एनी काइंड ऑफ ए ड्यूटी। तो दिस वाज फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इंडिया। तो आज के लेक्चर में हमने कई सारी बात की। हमने एशियन राष्ट्रों और अन्य जो 5 राष्ट्र है उसके द्वारा जो की गई विश्व की जो सबसे बड़ी व्यापारी समझौती माने जाने वाली समझौती है उसका जिक्र भी किया, उसके पक्ष भी देखे, डिमेरिट्स भी देखे, मेरिट्स भी देखे, यानी कि गुण भी देखे, अवगुण भी देखे। भारत के संदर्भ में भारत के ऊपर क्या असर हो सकती है इसका भी जिक्र किया, और आगे हमने भारत के
द्विपक्षीय कौन कौन से देशों के साथ व्यापारिक संबंध है उसकी भी बात की। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आपने आसियान वाला जो है हमारा एपिसोड वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, फिर उसके बाद इस एपिसोड को आपको देखना है, तो आपकी जो समझ है वह और बेहतर हो सकती है। तो आज के लिए इतना ही, अगले समय मिलेंगे अगले अभ्यास के साथ, अगले विषय के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।